हेलो दोस्तों, अशोक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब भारत में कृषि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत में कृषि कितने प्रकार से किया जाता है, इस कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इन सब के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। भारत में कृषि के अंतर्गत कौन कौन से फसलें आते हैं, जैसे खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं, नकदी फसलें क्या होती हैं, बागवानी फसलें क्या होती हैं, रेशेदार फसलें क्या होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार रबी की फसल क्या है, जायद की फसल क्या है, खरीफ की फसलें क्या है, ये किस सीजन में उगाए जाते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। अगर आप इसमें से पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला हमारा है भारत में कृषि में खाद्यान्न फसलें क्या है, खाद्यान्न फसलें। दूसरा है नकदी फसलें। तीसरा है बागवानी फसलें और चौथा है रेशेदार फसलें। जो भारत में कृषि है इसमें कितने प्रकार की फसलें हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन से? खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, बागवानी फसलें और रेशेदार फसलें। फिर इन फसलों के अंतर्गत कौन कौन से जैसे खाद्यान्न फसल हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं उनको देखा जाए। दिया है हमारा खाद्यान्न फसलें क्या है, खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत हमारा चावल आता है, गेहूँ आता है, जौ आता है, बाजरा आता है और मक्का आता है। क्या? मक्का। ये किस प्रकार की फसलें हैं? खाद्यान्न फसलें, खाने वाले। दूसरा हमारा है नकदी फसल। क्या है? नकदी फसल। नकदी फसल क्या होते हैं? इससे आलू हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया और दलहन, ये हमारे कैसे फसल है? नकदी फसल। आगे हम इसकी परिभाषा भी देखेंगे कि नकदी फसल किसे कहते हैं, बागवानी फसल किसे कहते हैं, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, उनको भी देखेंगे। तीसरा हमारा है बागवानी फसलें। इसके अंतर्गत कहवा, कोको, चाय, रबर और नारियल आते हैं। और लास्ट में हमारा है रेशेदार फसलें। क्या है? रेशेदार फसलें। इसके अंतर्गत कौन कौन से आता है? कपास, जूट, पटसन, नारियल। देखो, रेशेदार फसलों से रेशे प्राप्त किया जाता है। बागवानी फसलों को बगीचे की तरफ लगाया जाता है, बगीचे की तरह लगाया जाता है। नकदी फसल ऐसे फसल जिनको बेचकर तुरंत हम पैसा पाते हैं उन्हें, या जिनको बेचने के लिए, बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है, उसको नकदी फसल कहते हैं। खाद्यान्न फसलें जिनका उपयोग हम खाने के लिए करते हैं। चलिए एक एक देखा जाए। यहाँ दिया है पहला पॉइंट जो पहला पॉइंट है, भारत की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान है। दूसरा पॉइंट है आज़ादी के बाद जीडीपी इसका योगदान लगभग 53% था। किसका? जीडीपी का प्रयोग, न इसमें कृषि का प्रयोग जीडीपी में 53% था। तीसरा पॉइंट है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में तथा निश्चित समय में किया गया कुल उत्पादन जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद होता है। जीडीपी का अर्थ होता है हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। माने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में तथा निश्चित समय में किया गया कुल उत्पादन ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। चौथा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट, लेकिन वर्तमान में यह लगभग 14% के आसपास आ गया है। पांचवा है भारतीय कृषि में सर्वाधिक कर्मकारों की भागीदारी होती है। जो भारतीय कृषि है उसमें अधिक मजदूरों की भागीदारी होती है। चौथा पॉइंट है अर्थात कृषि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराती है। जो हमारी कृषि है यहाँ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। दिया है अगला हेडिंग है भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक
लिखित हैं। पहला क्या है, भौतिक कारक। ये हमारा हेडिंग था कि भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक देखा जाए, इसके अंतर्गत मृदा, जलवायु, तापमान, आर्द्रता, जल आदि आते हैं। ये कैसे कारक हैं, भौतिक कारक हैं, जो कृषि को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। अगर मिट्टी ठीक नहीं है तो कृषि ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता है। जलवायु वहाँ का हमारे अनुकूल नहीं है तो कृषि प्रभावित होगा। तापमान कम अधिक हो जाएगा, नमी कम अधिक हो जाएगा, जल अधिक हो जाएगा, जल कम हो जाएगा, तो इस पर कृषि पर प्रभाव पड़ता है। नोट में दिया है, इन सब में सबसे अधिक जलवायु और तापमान महत्वपूर्ण है। इन सब में भी जलवायु और तापमान अधिक महत्वपूर्ण है, जो कृषि को प्रभावित करता है। दूसरा दिया है संस्थागत कारक। क्या है, संस्थागत कारक। ये क्या है देखा जाए, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा निर्मित कुछ संस्थाएं आती हैं। इसके द्वारा सरकार द्वारा निर्मित कुछ संस्थाएं आती है जो कृषि को प्रभावित करती हैं, जैसे चकबंदी, हरबंदी आदि। अगर चकबंदी कराया जाता है, हरबंदी कराया जाता है, हदबंदी, तो इससे भी कृषि क्या होती है, प्रभावित होती है। सबका खेत इधर उधर हो जाता है चकबंदी में। तीसरा हमारा है राजनीतिक कारक, जो कृषि को प्रभावित करती है। उसमें तीसरा है राजनीतिक कारक। इसको देखा जाए, सरकार की बनाई हुई नीतियाँ कृषि पर प्रभाव डालती है। सरकार की बनाई हुई नीतियाँ कृषि पर प्रभाव डालती है, जैसे न्यूनतम मूल्य, ऋण मुक्ति, अनुदान आदि। अगला हेडिंग हमारा है, भारत में कृषि सामान्यतः 3 ऋतुओं में की जाती है, जो निम्नलिखित है। ये हमारा अगला हेडिंग है कि भारत में कृषि सामान्यतः 3 ऋतुओं में की जाती है, जो निम्नलिखित है। पहला क्या हमारा, खरीफ की फसलें। पहला क्या है, खरीफ की फसलें। देखा जाए, इन्हें हम सामान्यतः मानसूनी फसलें भी कहते हैं। किसको, खरीफ की फसलों को मानसूनी फसल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत धान, अरहर, उड़द, मक्का, तंबाकू, तिल आदि आते हैं। क्या क्या, धान, मक्का, तंबाकू, तिल आदि आते हैं। इनको कब बोया जाता है, जून से जुलाई तक बोया जाता है। इन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। दूसरा हमारा है रबी की फसल। क्या है, रबी की फसलें। ये क्या होती हैं, इनको देखा जाए, इसे सामान्यतः शीतकालीन फसलें भी कहते हैं। इसको शीत ऋतु में बोया जाता है। कब, अक्टूबर से नवंबर तक है। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, मटर, अलसी जिसको तीसी बोलते हैं आदि में रखा जाता है। माने जो इस समय सीजन चल रहा है, जैसे गेहूँ, सरसों, ये सब कैसे फसल हैं, रबी की। मटर, चना रबी की फसलें हैं। और तीसरा हमारा है जायद की फसलें। क्या है, जायद की फसलें। इसको देखा जाए, इसे सामान्यतः ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं, जो गर्मियों में बोए जाते हैं, कब, मार्च और अप्रैल में। इसके अंतर्गत खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि रखे जाते हैं। यही हमारे हो गए रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। फिर रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोया जाता है, वही जून तक काट लिया जाता है। अब अगला हेडिंग हमारा है, भारत में कृषि करने के तरीकों के आधार पर। भारत में कृषि करने के तरीकों के आधार पर
कृषि का वर्गीकरण किया जाता है जो निम्नलिखित है। कृषि का वर्गीकरण किया जाता है जो निम्नलिखित है। इसमें पहला है जीवन निर्वाह कृषि। क्या जीवन निर्वाह कृषि? इसको देखा जाए जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है। तो किसान छोटे पैमाने पर अपने समुचित संसाधनों के द्वारा जीवन यापन करने के लिए जो कृषि कार्य करता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। कोई भी किसान अपने जीवन को यापन करने के लिए अपने संसाधन के द्वारा जो कृषि करता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे छोटे मोटे किसान जो अपने खेत में गेहूं चावल उगाते हैं उसी को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, जो अपने जीवन के यापन के लिए करते हैं अपने समुचित व्यवस्था में, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा हमारा है झूम या स्थानांतरण कृषि। क्या है झूम या स्थानांतरण कृषि? ये क्या होता है देखा जाए, वे कृषि जो जंगलों को काटकर एक से दूसरे स्थान पर की जाती है उसे झूम कृषि कहते हैं। माने वे कृषि जो जंगलों को काटकर, किसको? जंगलों को काटकर एक से दूसरे स्थान पर की जाती है उसे झूम कृषि कहते हैं। दिया है यह कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। कहाँ की जाती है? कौन सी कृषि? झूम कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आदि। तीसरा हमारा है रोपड़ कृषि। क्या है? रोपड़ कृषि। ये क्या होता है? किसी एक फसल का बड़े पैमाने पर फर्म बनाकर की गई कृषि रोपड़ कृषि कहलाती है। किसी एक फसल का बड़े पैमाने पर फर्म बनाकर की गई कृषि रोपड़ कृषि कहलाती है। जैसे कोई भी फसल हो सकता है, कोई भी फसल अगर हम बहुत बड़े क्षेत्र में एक फर्म बनाकर करते हैं तो उसी को रोपड़ कृषि कहते हैं। चौथा हमारा है वाणिज्य कृषि। क्या है? वाणिज्य कृषि। इसको देखा जाए, वे फसलें जो केवल व्यापार के लिए उत्पादित की जाए उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। वे कृषि जो केवल व्यापार के लिए की जाती है उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। जैसे इस कृषि में कपास, जूट, तंबाकू, चाय, रबर आदि इन कृषि के अंतर्गत यही फसलें आती हैं। पांचवा हमारा है शस्य गहनता कृषि। क्या है? शस्य गहनता कृषि। ये क्या होता है? अत्यधिक परिश्रम के द्वारा अत्यधिक फसलों का उत्पादन शस्य गहनता कृषि कहलाता है। माने अत्यधिक परिश्रम के द्वारा और अत्यधिक फसलों को एक साथ उगाना ही शस्य गहनता कृषि कहलाता है। आजकल के किसान देखते हैं गेहूं बोते हैं उसी में सरसों भी बो देते हैं, आलू बोया जाता है तो आलू में मूली भी लगा दिया जाता है, ऊपर से सरसों भी लगा दिया जाता है। इसी को शस्य गहनता कृषि कहते हैं। माने एक फसल के साथ कई फसलों का उत्पादन कर लेना ही शस्य गहनता कृषि कहलाता है। छठवां हमारा है आर्द्र कृषि। क्या? आर्द्र कृषि। ये क्या होता है देखा जाए, जिन क्षेत्रों में 200 सेमी से अधिक वर्षा हो उन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। कौन सी कृषि? आर्द्र कृषि। जिस क्षेत्रों में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। जैसे यह कृषि तमिलनाडु, मेघालय, केरल आदि के क्षेत्रों में की जाती है। सातवां हमारा है शुष्क कृषि। क्या? शुष्क कृषि। जिन क्षेत्रों में 50 सेमी वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। माने जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर वीडियो
आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें। जय हिंद।